गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका सेरेब्रम डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं डॉक्टर विश्वास सिंह परमार राजनीति विज्ञान विषय का विद्यार्थी भी हूँ, शिक्षार्थी भी हूँ और फैकल्टी भी हूँ। आज मैं सबसे पहले राजनीति विज्ञान जो विषय है उसका एक परिचय, एक शाब्दिक परिचय, एक ग्रास रूट लेवल पर इसका क्या परिचय हो सकता है उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। राजनीति विज्ञान विषय की कैसे शुरुआत हुई, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, राजनीति विज्ञान की शुरुआत कहां से हुई। राजनीति जो शब्द है, ये राजनीति जो शब्द है, इसे अंग्रेजी में इसे पॉलिटिक्स कहते हैं। समझने का प्रयास कीजिए, गहराई से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं ये बताने का इसलिए प्रयास कर रहा हूं कि मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूं, फैकल्टी हूं। हर विद्यार्थी का यह डाउट रहता है कि सर पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। कुछ विद्यार्थी ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट को ऑप्शनल ले लेते हैं, लेकिन उनको पॉलिटिकल साइंस से बीए भी कर लेते हैं, एमए भी कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि पॉलिटिकल साइंस किसे कहते हैं। इसीलिए मैं राजनीति विज्ञान विषय को शुरुआत करने से पहले मैं इस अवधारणा को क्लियर करना चाहता हूं कि राजनीति जो विषय है या राजनीति विज्ञान जो विषय है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो राजनीति शब्द है, इसे अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं, या मैं यूं कह सकता हूं कि राजनीति जो शब्द है वो इंग्लिश में से पॉलिटिक्स कहते हैं। और इस पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से हुई है। पॉलिस शब्द से हुई है, और इस पॉलिस शब्द का अर्थ होता है नगर राज्य। ये समझने का प्रयास कीजिए कि पॉलिटिक्स जो शब्द है, अंग्रेजी में से पॉलिटिक्स कहते हैं, और पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से हुई है, और इस पॉलिस शब्द का अर्थ होता है नगर राज्य। अब इसकी कैसे, किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, तो यूनान के अंतर्गत, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की उत्पत्ति यूनान से हुई है। आप जानते हो राजनीति विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु, प्लेटो सब यूनान से आए हुए हैं, इसलिए इसकी शब्द की उत्पत्ति भी यूनान से ही होती है। हम ये मान के चलते हैं इस शब्द की उत्पत्ति यूनान से ही हुई है। अब पॉलिस शब्द का अर्थ होता है नगर राज्य, और नगर राज्य का मतलब होता है कि यूनान के अंतर्गत इन नगर राज्यों में लोगों के द्वारा जो शासन के विषय में, शासन सत्ता के विषय में, राजा के विषय में, जन कल्याण के विषय में जो चर्चाएं की जाती थी, उसको पॉलिटिक्स कहा गया। तो सबसे पहली बात ये क्लियर हुई कि पॉलिटिक्स शब्द अंग्रेजी का है, और ये अंग्रेजी में कहां से आया है, ये ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से आया है। और इस पॉलिस का क्या अर्थ होता है, नगर राज्य होता है। और यूनान के अंतर्गत छोटे छोटे नगर राज्यों में लोगों के द्वारा जो राजनीति की चर्चाएं की जाती थी, जो शासन के विषय में जो चर्चाएं की जाती थी, उसको पॉलिटिक्स कहा गया, उसको राजनीति कहा गया। अब मैं यहां से आगे और बताने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को कि जो राजनीति विज्ञान जो विषय है, इसके अंतर्गत दो अवधारणाएं विकसित हुई। ये शाब्दिक अर्थ बताने का प्रयास कर रहा हूं, मैं ये विषय वस्तु बताने की प्रयास कर रहा हूं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किस विषय वस्तु का अध्ययन किया गया। पहली बात, राजनीति विज्ञान के पहले बिंदु के अंतर्गत हम ये मान के चलते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया गया, वो है राज्य व सरकार का अध्ययन। पहली बात, राज्य व सरकार का अध्ययन। दूसरा, राज्य व सरकार को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन। अब इसके अंतर्गत राजनीतिक
दल, दबाव समूह, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते, या मैं यूं कह सकता हूं कि ये दूसरा जो बिंदु है राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु के अंतर्गत, ये दूसरा बिंदु है, इसे मैं आधुनिक काल में राजनीति विज्ञान का विषय कह सकता हूं, या राजनीति विज्ञान का विषय वस्तु ये विकसित हुई है उसके अंतर्गत राजनीतिक दल, दबाव समूह, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते और भी राजनीति विज्ञान जैसे विषय को प्रभावित करने वाले जो कारक हो सकते हैं उनका अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, राज्य और सरकार का अध्ययन ये एक संस्थात्मक अध्ययन है। संस्थात्मक अध्ययन का मतलब होता है शुरुआत में राजनीति विज्ञान जैसे विषय को इस प्रकार से समझा गया कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत केवल राज्य और सरकार का ही अध्ययन किया जाता है। अमूमन विद्यार्थियों को यह पूछा भी जाता है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट यही कहेगा कि राज्य और सरकार का अध्ययन राजनीति विज्ञान का विषय वस्तु होता है। लेकिन नहीं, राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु बड़ी व्यापक है। राजनीति विज्ञान विषय को 1950 के बाद में, मैं ये कह सकता हूं 1950 के बाद में और अब तक कई दौरों से गुजरना पड़ा है। आज राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत राज्य का, समाज का, व्यक्ति का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जिसका अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत नहीं करते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान की जो मूलभूत अवधारणा तो जो थी कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, तो वो राज्य और सरकार का अध्ययन ही माना जाता है। विद्वान गार्नर, ब्लंसली, मैं ये इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूं विद्यार्थियों क्योंकि आगे मैं पॉलिटिकल साइंस विषय के अंतर्गत मैं केवल आपको यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए और असिस्टेंट कमांडेंट के पर्पज से मैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत केवल कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, भारत शासन एवं राजनीति के बारे में अध्ययन कराऊंगा और उसी विषय पर अपनी नॉलेज को शेयर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन राजनीति विज्ञान क्योंकि मैं शुरुआत है, इसलिए राजनीति विज्ञान का एक परिचय ब्रीफली, एक छोटा सा परिचय देने का मैं प्रयास कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि राजनीति विज्ञान है क्या। राज्य और सरकार का अध्ययन, गार्नर और ब्लंसली जैसे विद्वानों ने यह माना कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन ही किया जाता है। इसीलिए आज एक पॉपुलर रूप में ये माना गया है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का ही अध्ययन किया जाता है। सो दोस्तों, विद्यार्थियों, मैं इस राजनीति विज्ञान एक परिचय इस प्रकरण में मैं आज राज्य और सरकार का विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं कि राज्य क्या होता है और सरकार क्या होता है। तो दोस्तों, राज्य और सरकार के बारे में जानने के लिए आप ये मान के चलिए कि विद्यार्थियों में ये धारणाएं रहती हैं कि राज्य क्या होता है, सरकार क्या होती है। जब मैं क्लासेज लेता हूं तो स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं, सर ये राज्य क्या होता है, सर ये सरकार क्या होती है। तो आज इसको बड़ी गहराई से समझने का प्रयास कीजिए कि राज्य, सरकार, लोकतंत्र, चुनाव, ये बेसिक टॉपिक हैं। राजनीति विज्ञान विषय को समझने के लिए इन बेसिक टॉपिक को समझना बहुत आवश्यक है और इसका समझने का तात्पर्य यह है कि आपके कंपटीशन में
इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं साथ साथ आपको प्रश्नों के बारे में भी बताने का प्रयास करूंगा कि राज्य सरकार और लोकतंत्र और चुनाव में से क्या क्या टॉपिक, इस टॉपिक में से क्या क्या प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए हैं, विशेष रूप से सीडीएस एनडीए एग्जाम के अंतर्गत। क्योंकि चूंकि सेरेब्रम डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, तो सीडीएस और एनडीए पर ही फोकस कर रहा हूं मैं। सीडीएस और एनडीए के अंतर्गत जो कि साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी, इसमें जीके में से पॉलिटी में क्या क्या प्रश्न बनते हैं, तो राज्य सरकार लोकतंत्र चुनाव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं राज्य के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूं कि राज्य क्या होता है। दोस्तों, राज्य इंग्लिश में हम इसे स्टेट कहते हैं, लेकिन यह बात क्लियर कर देता हूं मैं आपको, राजनीति विज्ञान में राज्य का मतलब होता है देश। द मीन ऑफ स्टेट इन द पॉलिटिकल साइंस इज कंट्री। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य का मतलब होता है देश। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि हम राष्ट्र कह सकते हैं क्या इसे? नहीं, हम इसे राष्ट्र नहीं कह सकते। हम इसे राष्ट्र नहीं कह सकते हैं क्योंकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक शब्द है। देश राज्य कह सकते हैं, स्टेट इंग्लिश में कहते हैं। अब विद्यार्थियों में यह भ्रम रहता है कि राज्य क्या होता है। राजस्थान राज्य है, गुजरात राज्य है, बिहार राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, झारखंड राज्य है। नहीं, ये राज्य नहीं है। राज्य का मतलब होता है देश। अब जिसे आप राज्य कह रहे हैं, राजस्थान राज्य है, गुजरात राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, ये राज्य नहीं है। इनको कहते हैं इकाई, इनको कहते हैं यूनिट, इनको भारत में कहते हैं प्रांत। अलग अलग कंट्रियों में यूनिट के नाम अलग अलग हैं। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत हम इकाई को कैंटन कहते हैं, कैंटन कहते हैं स्विट्जरलैंड में। अलग अलग देशों में इन इकाई के नाम, यूनिट के नाम अलग अलग हैं। भारत में इसे प्रांत कहते हैं। अमेरिका के अंतर्गत यूएसए में इनको राज्य कहते हैं, अमेरिका में इनको राज्य कहते हैं। सो दोस्तों, विद्यार्थियों, ये बात क्लियर हुई कि राज्य क्या होता है। राज्य का मतलब होता है राजनीति विज्ञान में देश। कंट्री को राष्ट्र, कंट्री को देश कहते हैं, लेकिन अमूमन आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम राज्य कहते हैं वो राज्य नहीं होता है, उनको कहते हैं यूनिट, इकाई, प्रांत। राजस्थान क्या हुआ? यूनिट है, इकाई है। गुजरात क्या हुआ? यूनिट है। एमपी क्या हुआ? यूनिट है। छत्तीसगढ़ क्या हुआ? यूनिट है, इकाई है। जैसे भारत एक राज्य है। भारत, आप कहते हैं भारत एक गणराज्य है या भारत एक राज्य है। उसकी उसकी 28 प्रांत हैं या यूनिट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। आपको चेंज करना होगा क्योंकि भारत में पहले 29 राज्य थे, पहले 29 राज्य थे, अब हो गए हैं 28 राज्य, क्योंकि एक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को हमने खत्म कर दिया है
और जम्मू कश्मीर को खत्म करने से ये संख्या 29 से 28 हो गई है। अब जम्मू कश्मीर बन गया है यूनियन टेरिटरी। पहले 7 यूनियन टेरिटरी थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब 7 केंद्र शासित प्रदेशों से 8 कैसे हो गए हैं? 7 के बाद संख्या बढ़ी 2, प्लस हुए 2। कौन कौन से हुए? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो हाल ही में हुआ था, जम्मू कश्मीर को खत्म करके हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ, लद्दाख एक हुआ। संख्या हो गई 9। अब आप कहोगे कि ये 9 संख्या होने से, 9 केंद्र शासित प्रदेश बनने से 8 कैसे हो गए? 8 हो गए हैं। ये 8 कैसे हुए हैं? क्योंकि 2 अंडमान निकोबार, दमन एंड दीप, दमन और दीप और दादरा नगर हवेली, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया है। और दोनों को मर्ज करने से ये संख्या 9 से हो गई 8। तो ये मैं इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूं इतना कि राज्य का मतलब होता है देश। जिसे हम राज्य कहते हैं वो राज्य नहीं होते हैं, उनको कहते हैं यूनिट। राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ ये प्रांत हैं। और भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, प्रांत हैं, या इनको यूनिट कह सकते हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि राज्य कैसे बनता है, राज्य कहते कैसे हैं। विद्यार्थियों का ये डाउट रहता है कि सर राजस्थान राज्य है तो भारत भी एक राज्य है, इनमें अंतर क्या होता है? तो ये अंतर मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक भारत है जिसे आप गणराज्य कहते हैं, और एक राजस्थान है। इन दोनों में क्या अंतर है, ये अंतर बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। विद्यार्थियों, आपके कंपटीशन के हिसाब से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही सरल शब्दों में मैं इस टॉपिक को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग इस कोरोना जैसी महामारी में आप समय का सदुपयोग कर सकें, घर बैठे अध्ययन कर सकें, इसके लिए एक अच्छी शुरुआत हुई है सेरेब्रम डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से, कि आप घर बैठे पॉलिटिकल साइंस जैसे कठिन विषय को, संविधान जैसे कठिन विषय को आप घर बैठ करके कैसे तैयारी कर सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपके लिए लाभान्वित होगा। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूं राज्य के बारे में। दोस्तों, राज्य के 4 आधारभूत अंग होते हैं। पहला है क्षेत्रफल। राज्य बनता कैसे है, जिसे आप राज्य कह रहे हैं, जो मैंने आपको राज्य बताया है, जिसका मतलब होता है देश, इस राज्य के 4 आधारभूत अंग होते हैं। इसके 4 आधारभूत अंग होते हैं। राज्य का पहला महत्वपूर्ण अंग है क्षेत्रफल। राज्य बनने के लिए सबसे पहले एरिया होना चाहिए। अब वो एरिया कितना होना चाहिए? गांव के बराबर होना चाहिए, या चाइना और भारत जैसा विशाल क्षेत्र होना चाहिए? ये आप आगे आप देखेंगे। पहला है कि क्षेत्रफल होना चाहिए। अब क्षेत्रफल है
लेकिन खाली क्षेत्रफल है जिसमें कोई निवास नहीं करता है तो वो राज्य नहीं कह सकते, उसे देश नहीं कहा जा सकता। उसके साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण अंग है राज्य बनने के लिए जनसंख्या, पॉपुलेशन होनी चाहिए उसमें। जनसंख्या है, क्षेत्रफल है, उसमें जनसंख्या रहती भी है। जनसंख्या रहने से, क्षेत्रफल होने से राज्य नहीं कहा जा सकता उसे। उसके लिए एक तीसरा महत्वपूर्ण अंग होना बहुत जरूरी है, वो है सरकार। सरकार भी होनी चाहिए। मैं आगे इस राज्य के टॉपिक के आगे मैं सरकार के बारे में और डिटेल से समझाने का प्रयास करूंगा कि सरकार क्या होती है। मैं इस पॉलिटिकल साइंस की इस क्लासेस में छोटे छोटे टॉपिकों को बहुत ही सारगर्भित तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे बच्चों को यह डाउट नहीं रहे कि ये राज्य क्या होता है, ये सरकार क्या होती है, संप्रभुता क्या होता है, ये चुनाव क्या होता है, राष्ट्रपति कहां से आता है, उसका चुनाव कैसे होता है। इसलिए मैं छोटे छोटे टॉपिकों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। क्षेत्रफल पहला महत्वपूर्ण अंग है, दूसरा है जनसंख्या। और जनसंख्या और क्षेत्रफल होने से उसे राज्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके लिए तीसरा महत्वपूर्ण अंग है सरकार। सरकार क्या होती है? सरकार एक मशीनरी है जो इस राज्य को संचालित करती है। राज्य एक अमूर्त संस्था है, सरकार एक मूर्त संस्था है। ये मूर्त है, इसको चलाने के लिए सरकार चाहिए, राज्य को चलाने के लिए सरकार चाहिए। हाँ, प्रैक्टिकल में मोदी सरकार है, गहलोत सरकार है, अरविंद केजरीवाल सरकार है। अब मैं आगे बात करूंगा इस चीज के बारे में। अभी मैं आपको इतना सा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राज्य एक अमूर्त संस्था है। अमूर्त संस्था का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता है। मूर्त संस्था का मतलब होता है एक व्यक्तियों का एक ऐसा काउंसिल, एक परिषद, एक परिषद जो इसको गवर्न करती है, इस संचालित करती है राज्य को, उसे हम सरकार कहते हैं। एक परिषद, व्यक्तियों की ऐसी परिषद, चाहे वो जनता द्वारा निर्वाचित होती है या वो वंशानुगत होती है, वो तानाशाही वाली होती है या मिलिट्री शासन जैसी होती है, बट वो राज्य को चलाती है, मूर्त संस्था होती है, उसे सरकार कहते हैं। सो राज्य का पहला महत्वपूर्ण अंग क्षेत्रफल, दूसरा महत्वपूर्ण अंग जनसंख्या, तीसरा महत्वपूर्ण अंग है सरकार, जिस सरकार के बारे में विस्तृत रूप से हम आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा चौथा जो महत्वपूर्ण अंग है उसे कहते हैं संप्रभुता, सॉवरेनिटी। अब मैं यहां पर इस बात को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, विद्यार्थियों के इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि राजस्थान और भारत में अंतर क्या है। राजस्थान को भी तो हम राज्य कह सकते हैं, भारत को भी हम राज्य कह सकते हैं, लेकिन सर आपने ये बताया हमें कि पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में राज्य का मतलब देश होता है, राजस्थान को हम राज्य नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्या अंतर है इसका, वो अंतर बताने का प्रयास कर रहा हूं। राजस्थान के पास क्षेत्रफल भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है और गहलोत सरकार भी है, फिर भी हम राजस्थान को राज्य नहीं कह रहे हैं। कारण है वो है संप्रभुता। ध्यान रखिएगा, यहां पर बड़ा फोकस कीजिएगा इस बात को, यहां से प्रश्न बनता है, यहां से एक प्रश्न आता है और प्रश्न आ चुका है कंपटीशन में, और प्रश्न पुटअप कर रहा हूं मैं आपके सामने। प्रश्न आता है, निम्न में से राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पहला ऑप्शन क्षेत्रफल, बी ऑप्शन जनसंख्या,
सी ऑप्शन सरकार, डी ऑप्शन संप्रभुता। निम्न में से राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? अब आप ये मत सोचना कि यूपीएससी ऐसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता, इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, आ जाता है, एनडीए के एग्जाम में आ जाता है, और छोटी मोटी एग्जामों में तो बहुत पूछा जाता है। हमें ये नहीं जानना है, लेकिन हमें ये जरूर जानना है कि आखिर ये संप्रभुता इतना महत्वपूर्ण अंग कैसे है। इसीलिए यह प्रश्न मैंने आपको पुटअप किया है और क्वेश्चन आया भी है। सब इसका राइट आंसर हुआ संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है संप्रभुता, और इस संप्रभुता के बिना यह सभी प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन से अंग के बिना राज्य का कोई महत्व नहीं है? वो है संप्रभुता। संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसके बिना हम इसे राज्य नहीं कह सकते। राजस्थान के पास क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, गहलोत सरकार भी है, लेकिन उसके पास संप्रभुता नहीं है। यह संप्रभुता बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा, जम्मू कश्मीर अब की बात नहीं कर रहा, पुनर्गठन अधिनियम पारित होने से पहले की बात कर रहा था, जब जम्मू कश्मीर के पास, जेके के पास सेक्शन 370 370 अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा था। उस समय की मैं बात कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर प्रांत था भारत का, लेकिन वो भी राज्य नहीं था। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था। जम्मू कश्मीर के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। जम्मू कश्मीर के पास खुद का फ्लैग था, स्वयं का झंडा था। जम्मू कश्मीर प्रांत के अंतर्गत बिना वहां के विधानमंडल की अनुमति के संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम पारित नहीं हो सकता था। बहुत ज्यादा उसके पास फैसिलिटी थी, सुविधाएं कह सकते हैं, विशेष राज्य का दर्जा था। लेकिन जम्मू कश्मीर को भी राज्य नहीं कह सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी भारत का एक अभिन्न अंग था। और ऐसा आर्टिकल अनुच्छेद 1 अनुसूची 1 भाग 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, क्योंकि उसके पास संप्रभुता नहीं थी। राजस्थान के पास भी संप्रभुता नहीं है। अब मैं यहां यह कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ये संप्रभुता क्या होती है। विद्यार्थियों को यहां कंफ्यूजन हुआ, डाउट हुआ। अब यहां तक तो उनको समझ में आया कि हाँ, सरकार क्या है, जनसंख्या क्या है, क्षेत्रफल क्या है, राज्य के 3 अंग बताए आपने, चौथा अंग महत्वपूर्ण अंग संप्रभुता बताया। अब यहां डाउट हुआ कि संप्रभुता क्या होती है। तो दोस्तों, संप्रभुता समझने का प्रयास कीजिए। संप्रभुता बहुत महत्वपूर्ण अंग है, राज्य का सबसे चौथा अंग है। अब संप्रभुता क्या होता है, इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं। संप्रभुता को, जो संप्रभुता शब्द है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सॉवरेनिटी। इसे कहते हैं सॉवरेनिटी। और ये सॉवरेनिटी जो शब्द है, अंग्रेजी में जो सॉवरेनिटी जो शब्द है, ये लैटिन भाषा के सुप्रीनस शब्द से बना है। सुप्रीनस, इस सुप्रीनस का सुपर प्लस एनस, सुप्रीनस शब्द को हमने संधि विच्छेद किया, या सुप्रीनस शब्द कैसे बना, वो सुपर प्लस एनस से बना। सुपर का अर्थ होता है सर्वोच्च, एनस का अर्थ होता है सत्ता। क्या मतलब हुआ संप्रभुता का? संप्रभुता का मतलब हुआ सर्वोच्च सत्ता। संप्रभुता का क्या मतलब हुआ? सर्वोच्च सत्ता संप्रभुता कहलाया। सर्वोच्च सत्ता, जिसके पास पूरी पावर है, संपूर्ण शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है,
शासन में महत्वपूर्ण नीति निर्णय करने की पावर है, पॉलिसी मेकिंग करने की पावर है, विदेश नीति स्थापित करने की पावर है, विदेशों के साथ संधि और समझौते करने की पावर है, उसे हम संप्रभु कहते हैं। संप्रभुता को यूटिलाइज करने वाली अथॉरिटी संप्रभु कहलाती है। राजतंत्र में वो राजा होता था, डिक्टेटरशिप में वो तानाशाह होता था, जिसे आप हिटलर कह सकते हो, आप जैसे मुसोलिनी कह सकते हो। सैन्य शासन वाले देशों में जैसे कि म्यांमार में आप लोग मिलिट्री शासन में जो जनरल होता था उसके पास वो संप्रभु होता था। 1999 में 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ ने सत्ता को पलटा किया या सत्ता को हथियाया तो वो संप्रभु हुआ। लोकतंत्र में संप्रभुता अलग अलग संस्थाओं में निवास करती है। जैसे भारत में संप्रभुता किस में निवास करती है, यहां से प्रश्न बना रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन आता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। संप्रभुता को समझने का प्रयास कीजिए कि यह संप्रभुता क्या है। संप्रभुता के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि संप्रभुता अंग्रेजी में इसे कहते हैं सॉवरेनिटी, और सॉवरेनिटी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के सुप्रीनस से बना है, और सुप्रीनस सुपर प्लस एनस और सर्वोच्च सत्ता संप्रभुता कहलाता है। अब यहां से बहुत सारे प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संप्रभुता में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। क्वेश्चन आया हुआ है, भारतीय संविधान के अनुसार, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता शक्ति किस में निहित है? ऑप्शन ए संसद, बी ऑप्शन राष्ट्रपति, सी ऑप्शन भारत की जनता, ये ऑप्शन स्वयं संविधान में, स्वयं संविधान। विद्यार्थियों, दोस्तों, इस क्वेश्चन को बड़े अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, और ये प्रश्न कई बार पुटअप हो चुका है कंपटीशन में। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता शक्ति, सॉवरेनिटी पावर किसमें निहित है? संसद में, पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट में, पीपल ऑफ द इंडिया, या सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशन, स्वयं संविधान में? राइट आंसर इज भारत की जनता, राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता शक्ति किसमें निहित है? वो है भारत की जनता। कैसे पता चलता है? दूसरा प्रश्न पुटअप होता है संप्रभुता से। दोस्तों, मैं इस प्रश्न को इसलिए पुटअप कर रहा हूं कि ये प्रश्न आ चुके हैं और आपके कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये प्रश्न, क्योंकि मेरी जो मेथड है, पढ़ाने की जो मेथड है, वो थ्योरी के साथ साथ, सैद्धांतिक साथ साथ प्रैक्टिकल पढ़ाने का मेथड है। मैं साथ साथ में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं जो कंपटीशन में पूछे गए। और दूसरा क्वेश्चन पुटअप करने से पहले मैं वापस ब्रीफली इस टॉपिक को वापस समराइजिंग करता हूं, इस राज्य को, टॉपिक को, कि राज्य क्या है, ये बात समझ गए होंगे। राज्य के 4 आधारभूत अंग, जो महत्वपूर्ण अंग हैं, वो ये हैं: क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता है। ये 4 अंगों से मिलकर के राज्य बनता है। सो ध्यान रखिएगा, एक बेसिक नॉलेज आपके लिए बहुत जानना जरूरी हो गया कि राज्य क्या है। आप गलती मत करना, राज्य का मतलब ये मत कह देना कि राजस्थान राज्य है, गुजरात राज्य है, बिहार राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है। राज्य का मतलब होता है देश। पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान की भाषा में, राज्य का मतलब होता है देश। प्रत्येक भारत राज्य है, अमेरिका राज्य है, पाकिस्तान राज्य है, नेपाल राज्य है, भूटान राज्य है, ये राज्य हैं। इनको आप यूनिट मत कह देना, जैसे कि आप राजस्थान को राज्य कह देते हो, ऐसे मत कह देना। हाँ, जिस
क्षेत्रफल, जनसंख्या, सरकार से निहित भाग को जिसके पास संप्रभुता हो वो राज्य या देश कहलाता है। अब पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, तिब्बत, इवन इससे पहले भी पाकिस्तान, चाइना, जम्मू कश्मीर के बारे में ये भड़काने का प्रयास करते थे, जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने के प्रयास करते थे। वहां की मीडिया इस बात का प्रयास करती थी कि जम्मू कश्मीर एक राज्य है। आप पढ़ते हैं चाइना ने जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीजा दिया था, नत्थी वीजा दिया। मैं ज्यादा डिटेल से बताने का प्रयास नहीं कर रहा, पर मैं यहां बताने का प्रयास कर रहा हूं। पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, तिब्बत, जम्मू एंड कश्मीर, इससे पहले पुनर्गठन अधिनियम से पहले ये तीनों ही राज्य नहीं थे। जम्मू कश्मीर भारत का विशेष दर्जा प्राप्त प्रांत था क्योंकि संप्रभुता भारत के पास थी। पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको भारत से पाकिस्तान ने छीन लिया है और उस पर कब्जा कर रखा है, जबरदस्ती इस पार्ट पे कब्जा कर रखा है जो कि भारत का हिस्सा है। और यहां पर सरकार भी है, सरकार है यहां पर अलग से राष्ट्रपति होता है, अलग से प्रधानमंत्री होता है, लेकिन पाकिस्तान की मशीनरी इसको गवर्न करती है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाला क्षेत्र है, बट ये राज्य नहीं है, ये देश नहीं है, क्योंकि इसके पास ये नहीं है, संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता पाकिस्तान के पास है। तिब्बत भी डोमिनेंट एरिया है, चाइना के कब्जे वाला क्षेत्र है, उसको अभी तक संप्रभुता नहीं मिली है, संप्रभुता नहीं मिली, सॉवरेंटी नहीं मिली। तो ये ध्यान रखिएगा। अब मैंने ये समराइजिंग किया इस टॉपिक को। राज्य के 4 अंग हुए, क्षेत्रफल हुआ, जनसंख्या हुआ, सरकार हुआ, संप्रभुता हुआ। संप्रभुता राज्य का बहुत महत्वपूर्ण अंग हुआ। संप्रभुता के बिना हम इसे राज्य नहीं कह सकते हैं। अब संप्रभुता वाले टॉपिक में से 2-3 प्रश्न पुटअप करने का प्रयास कर रहा हूं जो कि तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं इसलिए पुटअप कर रहा हूं जिससे कि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चनों का कलेक्शन हो सके। आप लोग थ्योरी पढ़ लेते हो, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, या कंपटीशन में जब प्रश्न आ जाता है तो आप कहते हो कि सर आपने टॉपिक पढ़ाया लेकिन ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ। इसी कारण से मैं थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन इसलिए पुटअप कर रहा हूं जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इस टॉपिक को समझ सके। देखिए, और प्रश्न पुटअप कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन सुनना ध्यान से। 1947 से पहले भारत की संप्रभुता शक्ति किस में निहित थी? संप्रभुता में से 3 क्वेश्चन मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। पहला प्रश्न मैंने आपको पुटअप कर दिया कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता शक्ति किसमें निहित है, इसका राइट आंसर मैंने बताया भारत की जनता। दूसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसमें से जो पुटअप कर रहा हूं, 1947 से पहले भारत की संप्रभुता शक्ति किसमें निहित थी? ऑप्शन ए, भारत की संसद, बी, ब्रिटिश ताज, सी, संविधान सभा, डी, अंतरिम सरकार। वैसे आपको इसका राइट आंसर दिख रहा होगा, कॉमन सेंस लगाएंगे क्वेश्चन हो जाएगा। 1947 से पहले भारत की संप्रभुता शक्ति किसमें निहित थी? राइट आंसर इज ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटेन की महारानी कहते हैं लोग, विद्यार्थी ब्रिटेन की महारानी महाराजा कहते हैं,
कोई विक्टोरिया कहता है, ये ध्यान रखिएगा, वहां पर रानी और राजा जैसा कोई पद नहीं होता है ब्रिटेन के अंतर्गत। वहां पर पद का नाम है क्राउन, जिसे ताज कहते हैं। राजा और रानी आते रहते हैं, और पद जो ब्रिटिश ताज है, ये पद स्थायी पद है। और इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया है क्राउन, क्योंकि क्राउन ही ताजी शब्द होता है। 1947 से पहले भारत ब्रिटेन का डोमिनियन स्टेट था, उपनिवेश था, अधिराज्य था। भारत को 1947 से पहले धीरे धीरे क्रमिक चार्टर एक्टों के माध्यम से, जिसमें आप 1919, 1935, 1909 आप पढ़ते हैं, धीरे धीरे इन चार्टर एक्टों के माध्यम से भारत को इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में रियायत दी गई, उनको प्रांतीय विषयों में स्वतंत्र कर दिया गया था। सरकार भी यहाँ के लोग चलाने लग गए थे, विधानसभा भी गठित हो गई थी, लोगों को वोट, राइट टू वोट भी मिला था, बट वो लिमिटेड फ्रेंचाइज था, सीमित मताधिकार था, एडल्ट सफरेज नहीं था, वयस्क मताधिकार नहीं था। लेकिन इसका मतलब, इसका तात्पर्य यह नहीं था कि भारत एक राज्य बन गया था या संप्रभुता शक्ति भारत के पास आ गई थी। नहीं, 1947 से पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। इसीलिए 1947 से पहले भारत की संप्रभुता शक्ति ब्रिटिश ताज में निहित थी। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर, ब्रिटिश क्राउन में निहित थी, क्योंकि भारत के पास संप्रभुता नहीं थी, ये संप्रभुता ब्रिटेन के पास थी, और ब्रिटेन का भारत उपनिवेश था, गुलाम था। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने ये पुटअप किया। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न और बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं आप लोगों को। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 15 अगस्त, देखिए 15 अगस्त 1947 के समय भारत की संप्रभुता शक्ति किस में निहित थी? ऑप्शन ए ब्रिटिश ताज, बी ऑप्शन भारत की संविधान सभा, सी ऑप्शन भारत की अंतरिम सरकार, डी ऑप्शन भारत का प्रधानमंत्री। बताइए राइट आंसर। देखिए 15 अगस्त 1947 के समय भारत की संप्रभुता शक्ति किस में निहित थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आपको यह बात का पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हुआ था। भारत जब आजाद हो गया तो निश्चित रूप से यह बात आप समझ गए होंगे कि ब्रिटेन की गुलामी से भारत मुक्त हो गया, तो संप्रभुता शक्ति ब्रिटिश ताज के पास हो ही नहीं सकती। 15 अगस्त 1947 से आप पढ़ते हैं फ्रीडम एक्ट 1947 का। 1947 का जब आप स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आप अध्ययन करते हैं, तो आप उसमें ये इंस्ट्रक्शन था, ये इसमें लिखा गया था कि भारत 15 अगस्त 1947 से एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनता है। आज से भारत किसी का डोमिनियन नहीं है, गुलाम नहीं है, उपनिवेश नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है ब्रिटिश ताज, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। भारत की संविधान सभा, राइट आंसर, ये राइट आंसर है। भारत की अंतरिम सरकार नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के इस स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह साफ लिखा गया था कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक संप्रभुता शक्ति संविधान सभा में ही निहित होगी। क्योंकि भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ है, आप जानते हैं, 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को।
संविधान जब बनकर तैयार ही नहीं हुआ था, संविधान सभा का जरूर गठन हो गया था। 1946 में संविधान सभा का जरूर गठन हो गया था, आप इसको जानते हैं। इसलिए संविधान सभा संविधान को बनाने का प्रयास कर रही थी। भारत की संसद भी नहीं थी उस समय, संसद की पावर भी संविधान सभा के पास थी। संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी। संविधान सभा जब संविधान बनाने के लिए मीटिंग करती थी तो उसे संविधान सभा कहा गया। जब संविधान सभा एक्ट बनाने के लिए काम करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए बिल बनाने, एक्ट बनाने का प्रयास करती थी, तो उसकी जो मीटिंग होती थी उसे अंतरिम संसद कहा जाता था। प्रधानमंत्री के पास नहीं पावर थी, अंतरिम सरकार का जरूर गठन हो चुका था, लेकिन संप्रभुता शक्ति नहीं थी उस समय। संप्रभुता जब तक भारत का संविधान नहीं बन गया था, उस समय संविधान सभा ही भारत की संप्रभु संस्था थी। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, मैंने इस टॉपिक से राजनीति विज्ञान एक परिचय जो विषय है, उस विषय में मैंने इंट्रोडक्शन बताया आपको। मैंने आपको ये बताया है कि मैं राज्य, सरकार, लोकतंत्र, चुनाव जैसे छोटे छोटे टॉपिकों को, ये बेसिक टॉपिकों को इस राजनीति वैज्ञानिक परिचय में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैंने राज्य नाम के इस टॉपिक को और इसमें से क्या क्या प्रश्न आ सकते थे वो मैंने प्रश्न भी पुटअप किए। राज्य के बारे में मैंने आज आपको बताया। अगले वीडियो में, कल के वीडियो में अपन सरकार के बारे में अपन समझेंगे डिटेल से कि सरकार क्या होता है। उसके बाद हम लोकतंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, हम चुनाव के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग उसको समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच।